The War That Changed Europe, यूक्रेन और रशिया की कहानी 2013-2025। शुरू होती है एक कहानी जो सिर्फ जंग की नहीं, इंसानियत की भी है। ये कहानी है यूक्रेन और रशिया के दरमियान उस मुकाबले की जहां जज्बात, सियासत और ताकत सब एक दूसरे से टकरा गए। 2013 का साल था। यूक्रेन के लोग थक चुके थे करप्शन, बेरोजगारी और पुरानी पॉलिटिकल सिस्टम से। हर जवान के दिल में एक ही ख्वाहिश थी, यूरोप के साथ चलना है। कीव के मैदान स्क्वायर में हजारों लोग जमा हुए। वो गा रहे थे, चिल्ला रहे थे और पोस्टर्स उठा के कह रहे थे, वी वॉन्ट फ्रीडम, वी वॉन्ट फ्यूचर। उनका सपना था अपना मुस्तकबिल बदलना, EU का हिस्सा बनना ताकि उनका मुल्क मॉडर्न हो, तरक्की करे। लेकिन उनके प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच ने अचानक EU से डील रिजेक्ट कर दी और रशिया के साथ मिल गया। उसी रात सब कुछ बदल गया। लोग गुस्से में आए, प्रोटेस्ट शुरू हुए, पुलिस ने फायरिंग की और खून सड़कों पर बहा। मैदान के मैदानों में आग लग गई, लोग मरे गए और यूक्रेन का दिल फट गया। आखिर में प्रेसिडेंट देश छोड़कर भाग गया। यूक्रेन बिना लीडर के रह गया, एक ऐसी पोजीशन में जहां हर तरफ से प्रेशर था। इसी पॉलिटिकल खालीपन का फायदा उठाया रशिया ने। 2014 में रशिया ने एक बोल्ड कदम उठाया। उसने क्राइमिया पर अपनी फौज उतार दी। एक रात में नक्शा बदल गया। दुनिया देख रही थी कि कैसे एक मुल्क दूसरे की जमीन ले रहा था और दुनिया सिर्फ स्टेटमेंट्स दे रही थी। रशिया ने कहा, क्राइमिया हमारा है। यूक्रेन चीख कर बोला, ये हमारा घर है। मगर ताकत ने इंसाफ को दबा दिया। क्राइमिया के बाद डोनेट्स्क और लुहांस्क में अलगवादी हरकतें भड़क गईं। रशिया ने उन्हें सपोर्ट दिया और यूक्रेन अपनी जमीन बचाने में लग गया। 2015 से 2021 तक एक साइलेंट वॉर चली। कभी सीज फायर होता, कभी टूटता। हर दिन थोड़ा खून, थोड़ा दुख और थोड़ा इंतजार होता। हर यूक्रेनियन माँ के दिल में डर था, मेरा बेटा वापस आएगा या नहीं। दुनिया देखती रही, लेकिन किसी ने सीधा कदम नहीं उठाया। फिर आई वो रात जहां सब कुछ बदल गया। 24 फरवरी 2022 सुबह के 4 बजे रशिया ने यूक्रेन पर पूरी तरह से हमला कर दिया। नॉर्थ से टैंक्स आए, ईस्ट से मिसाइल्स उड़े और साउथ से शिप्स ने कोस्टल एरियाज पर हमला किया। प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कैमरा ऑन किया और कहा, मैं यहां हूं, हम यहां हैं, हम लड़ेंगे। वो लफ्ज एक आवाज बन गए। पूरे मुल्क ने उसे अपना स्लोगन बना लिया। कीव के आसमान में मिसाइल्स घूम रहे थे। मरियुपोल, खार्किव और बुचा जैसे शहरों पर गोलाबारी हो रही थी। बच्चे रो रहे थे, बुजुर्ग बंकर्स में छुप रहे थे और हर घर में सिर्फ एक सवाल था, ये सब क्यों? रेलवे स्टेशंस भर गए। महिलाएं अपने बच्चों को गले लगा के बॉर्डर तक ले गई। एक फादर ने अपने बेटे को ट्रेन में बिठाया और खुद वापस फ्रंट लाइन चला गया। उसने कहा, बेटा जब मैं लौटूं तो आजाद मुल्क में मिलना। 2022 के बीच में दुनिया हिल गई। यूरोप ने रशिया के खिलाफ सैंक्शंस लगाए। अमेरिका ने यूक्रेन को हाइमार्स मिसाइल्स दिए। ब्रिटेन ने टैंक्स भेजे, लेकिन रशिया भी रुकने वाला नहीं था। उसने अपने एनर्जी सप्लाईज वेपन बना लिए। गैस, ऑयल और पावर लाइंस बंद कर दी। यूरोप के शहरों में सर्दियों में बिजली बंद होने लगी। लेकिन फिर भी लोगों ने कहा, हम यूक्रेन के साथ हैं। बाखमुत, मरियुपोल और इरपिन, ये नाम अब सिर्फ शहर नहीं रहे, ये दर्द और हिम्मत के सिंबल बन गए। एक यूक्रेनियन नर्स ने लिखा, हर बॉम्ब के बाद मैं गिनती करती हूं, अभी जिंदा हूं, इसका मतलब मुझे और काम करना है। वो कहानियां जहां लोग अपनी जिंदगी से ज्यादा देश के लिए लड़ रहे थे, दुनिया के दिल को हिला गईं। 2023 के आखिरी महीनों में यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव शुरू की। खर्सन और कुछ हिस्सों को वापस लिया गया, मगर हर जीत के साथ नए जख्म आए। हॉस्पिटल्स बंद हुए, पावर ग्रिड्स गिर गए और लोग बर्फ में बिना हीटिंग के रहे। एक माँ ने डायरी में लिखा, बॉम्ब से ज्यादा खामोशी का डर लगता है। उनके अल्फाज सब कुछ कह गए। 2024 में दोनों तरफ ने अपनी स्ट्रेटजी बदली।
रशिया ने अपनी डिफेंस लाइंस मजबूत की और यूक्रेन ने ड्रोन टेक्नोलॉजी और स्मार्ट मिसाइल्स पर फोकस किया। अब जंग पुरानी नहीं रही थी, ये डिजिटल वॉर बन गई थी। हर दिन कोई ना कोई शहर निशाना बनता और इंटरनेट पर एक और वीडियो वायरल होती, लेकिन हर वीडियो के पीछे एक जिंदगी टूट रही थी। आज 2025 है, फ्रंट लाइंस स्टैटिक है, डॉनबस अब भी जंग का मरकज है। यूक्रेन अपनी जमीन वापस लेने के लिए कोशिश कर रहा है, जबकि रशिया अपने कंट्रोल को बरकरार रखने के लिए सब कुछ दांव पर लगा चुका है। सैंक्शंस ने रशिया की इकोनॉमी को हिला दिया, लेकिन उसने अपनी सिस्टम को अडैप्ट कर लिया। यूक्रेन अब भी वेस्टर्न एड पर डिपेंड है, लेकिन उसके लोगों का हौसला कम नहीं हुआ। ज़ेलेंस्की के रात के स्पीचेस अब भी सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। एक सोल्जर ने कहा, मुझे मालूम नहीं कल क्या होगा, लेकिन अगर मैं रुक गया तो मेरा देश खत्म हो जाएगा। और यही जज्बा यूक्रेन का सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन जंग के असर सिर्फ बैटलफील्ड तक नहीं रहे। यूरोप की पॉलिटिक्स बदल गई, एनर्जी मार्केट शिफ्ट हो गए, रशिया और चाइना और करीब आ गए, नेटो और ज्यादा एक्टिव हो गया। हर देश ने समझा कि पीस सिर्फ एक वर्ड नहीं, एक जिम्मेदारी है। मिलियंस रेफ्यूजीज अब भी यूरोप में अपनी नई जिंदगी ढूंढ रहे हैं। कुछ वापस यूक्रेन जाना चाहते हैं, लेकिन घर अब वहां नहीं रहे। 2025 के समर में पीस टॉक्स फिर शुरू हुए। टर्की और चाइना ने मेडिएशन ऑफर की, पर दोनों मुल्कों ने अपनी शर्तों पर अदमंत रहे। रशिया कह रहा था डॉनबास और क्राइमिया हमारे हैं, यूक्रेन कह रहा था हमारा 1 इंच भी नहीं जाएगा। और दुनिया के लीडर्स सिर्फ कैमरा के सामने स्माइल्स दिखाते रहे, जबकि ग्राउंड पर बॉम्ब्स गूंजते रहे। अब सवाल यह है, कौन जीतेगा? शॉर्ट टर्म में रशिया के पास ज्यादा रिसोर्सेज, वेपन्स और मैन पावर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यूक्रेन के पास वो चीज है जो किसी हथियार से मजबूत होती है, जज्बा और मॉरल सपोर्ट। दुनिया के छोटे देश अब यूक्रेन में अपनी रिफ्लेक्शन देखते हैं, एक ऐसे मुल्क की जो छोटा है पर झुका नहीं। अगर वेस्ट अपनी सपोर्ट बनाए रखता है तो जंग और चलेगी, लेकिन अगर फटीग बढ़ी, फंडिंग कम हुई, तो रशिया अपने कैप्चर्ड एरियाज कंसोलिडेट कर लेगा। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं 2026 तक सीज फायर हो सकता है, कुछ शहरों पर कॉम्प्रोमाइज और कुछ पर यूएन लेड मॉनिटरिंग। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये जंग कभी पूरी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ जमीन की नहीं, आइडियोलॉजी की जंग है। और जब आइडियोलॉजी टकराती है, तब नुकसान सिर्फ बॉर्डर्स का नहीं, इंसानियत का होता है। एक यूक्रेनियन टीचर ने अपने स्टूडेंट्स से कहा, तुम इंग्लिश सीख लो ताकि दुनिया से बात कर सको। एक रशियन सोल्जर ने डायरी में लिखा, मैं नहीं जानता क्यों लड़ रहा हूं, बस इतना जानता हूं कि वापस नहीं जा सकता। दोनों के दिल में एक ही बात है, थकन और उम्मीद का संगम। यूरोप अब पहले जैसा नहीं रहा, एनर्जी इंडिपेंडेंट हो गया, डिफेंस बजट्स बढ़ गए और लोगों ने सीख लिया कि डेमोक्रेसी हमेशा महंगी होती है। रशिया के अंदर भी डिसेंट बढ़ रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि उनका फ्यूचर क्या है। एक नई जनरेशन उभर रही है जो जंग नहीं, डिग्निटी चाहती है। 2025 के आखिरी दिनों में एक छोटी सी वीडियो वायरल हुई। एक छोटी यूक्रेनियन लड़की खुली फील्ड में खड़ी थी, पीछे टूटा हुआ स्कूल था। वो कह रही थी, मैं चाहती हूं कि जब मैं बड़ी हो जाऊं तो कोई बॉम्ब ना गिरे। उसकी मासूम आवाज पूरे इंटरनेट पर गूंज गई। शायद वही आवाज सबसे बड़ा मैसेज थी कि पीस अब सिर्फ जरूरत नहीं, एक फर्ज बन गया है। अब कहानी के आखिरी हिस्से में नरेटर रुकता है, एक खामोशी होती है, फिर आवाज गूंजती है, ये जंग सिर्फ यूक्रेनियन और रशिया की नहीं थी, ये जंग दुनिया के लिए एक आईना थी, जहां हमने देखा कि इंसानियत अब भी जिंदा है। शायद ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, पर उम्मीद अब भी जिंदा है। जंग जल्दी खत्म होने के इम्कान कम नजर आते हैं, स्टेलमेट या लंबे अरसे का कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा मुमकिन है। अगर यूक्रेन और उसके एलाइज
कंसिस्टेंट सपोर्ट नहीं देते तो यूक्रेन को मुश्किल हो सकती है फ्रंट मेंटेन करने में। रशिया के लिए भी वॉर चलाना महंगा साबित हो रहा है। सैंक्शंस, इकोनॉमिक बर्डन, मैन पावर लॉसेस। मगर अभी तक उनका रिजीम ज्यादा मुश्किल में नजर नहीं आ रहा। डिप्लोमेसी या पीस टॉक्स हो सकते हैं, लेकिन शर्तें सख्त है। रशिया रिजीम चेंज, यूक्रेन की न्यूट्रलिटी, टेरिटोरियल कंसेशंस चाह रहा है।